जा रहे हैं सक्सेसेस ऑफ बोहर्स मॉडल। बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल था इन कंपेरेटिव टू द थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। तो ये मॉडल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हुआ उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो रदरफोर्ड के मॉडल की मेन कमी थी, बस आप वहां पर रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन को लर्न कर लो। उन चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन किसने किया? बोहर। तो फर्स्ट पॉइंट, ही एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। किस तरह से? उसने कहा था कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। Until electron remain in an orbit, it does not lose any energy. अगर इसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी तो ये स्पाइरल पाथ में जाकर न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा। इट मीन्स एटम क्या हो गया? स्टेबल। फर्स्ट पॉइंट, ही एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। किस तरह से एक्सप्लेन की? क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, ही एक्सप्लेन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये चीज भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके थे, तो इसको भी एक्सप्लेन किसने किया? बाय द बोहर साइंटिस्ट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइंस बनी, तो इसने हमारे पास एक्सप्लेन किया कि किस तरह से लाइंस बनी। ध्यान से करना, ये आपके पास अलग से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं कि हाउ बोहर एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और सक्सेसेस का पार्ट तो ये है ही। तो हमारे पास बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन लाइक दिस शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। ये मैंने शेल्स बना दी, ठीक है। हाइड्रोजन की ही हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन में पता है आपको एक इलेक्ट्रॉन होता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली प्रेजेंट होता है उसे हमने नाम किया दिया जीएस, मतलब ग्राउंड स्टेट। अब इस इलेक्ट्रॉन को मिल गई एनर्जी बाहर से, किसी ना किसी तरीके से वोल्टेज हाई कर दी, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, कोई भी तरीका हो सकता है इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो क्या होगा? इट विल जंप करके जितनी एनर्जी मिली है उस बेसिस के ऊपर ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहीं पर भी पहुंच सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये यहां पर पहुंच गया, इसको हमने नाम क्या दिया? एक्साइटेड स्टेट का। क्लियर? ये फर्स्ट शेल, ये थोड़ा सा यहां पर बना है, इलेक्ट्रॉन पहली शेल में होता है। फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमने पहुंचा दिया इसको सिक्स्थ में, ठीक है। तो अब ये जहां से एक्साइटेड में कितनी देर के लिए रहेगा? बहुत ही कम समय के लिए, 10⁻⁹ सेकेंड या उससे भी कम समय के लिए। ये स्टेट बहुत ही अनस्टेबल होती है, एनर्जी दोबारा से ये लॉस करेगा और कम बैक। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हो, आपको एनर्जी मिल गई, आप ऊपर चले गए, 7th फ्लोर 6th फ्लोर बिल्डिंग में कहीं पर भी ऊपर चले गए, ठीक है। अब आपने वापस आना है, तो वापस आने के लिए वेदर आप वहां से सीधा नीचे जंप मारो, ठीक है। हो सकता है ना तरीका, ग्राउंड पर पहुंचना है तो वहां से सीधा जंप मारो, जैसे हम फिल्म में देखते हैं, नीचे पहुंच जाओ डायरेक्टली। वैसे नहीं करना, लिफ्ट यूज कर लो, लिफ्ट का बटन दबाया, आपने ग्राउंड फ्लोर रेफर किया, आप सीधा ग्राउंड के ऊपर पहुंच जाओगे। या स्टेयर्स लगी होती हैं, वहां से आप 5th फ्लोर में पहुंचे, 5th से फिर आपने टर्न सी की, होती है ना टर्न सी, 5th से फिर 4th में पहुंचे, 4th से 3rd में, 3rd से 2nd में, 2nd से 1st में, या मे भी हो सकता है 3rd में जाकर आपको लिफ्ट मिल जाए, सीधा आप नीचे आ गए। मे भी 4th में लिफ्ट मिल गई, सीधा 4th से नीचे आ गए, या फिर मैंने कहा था सीधा वहां से जंप मारा और नीचे पहुंच गए। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अब इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑप्शन यूज कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट उतनी एनर्जी रिलीज करेगा।
जाकर फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन के साथ टकराएगी और वहां पर इंप्रेशन क्या बन जाएगा, लाइन का। वो आपको क्या मिल गई, लाइन। यहां पर पहुंचा हुआ इलेक्ट्रॉन एक लाइन, दो लाइन, तीन, चार, पांच लाइंस दे सकता है। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को काउंट कर लो तो अ नंबर ऑफ लाइंस, सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जितनी पॉसिबिलिटीज है अगर हम उनको काउंट कर लें तो एक नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास फॉर्म हो सकती है। तो लाइक दिस हमारे पास बोहर ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से कम बैक हो रहा है तो देयर इज डिफरेंट वेज यूज किए जाते हैं, उसके बेसिस के ऊपर डिफरेंट लाइंस बनते हैं। थोड़ा सा हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ ही देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट एंड टीफंड और सिंपली सेड एज फंड। N1 मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वो कितना होता है, जितना इसका नंबर है, इसीलिए इसको हम सीक्वेंस वाइज ही याद करते होते हैं। याद करने का सिंपल तरीका क्या है, L DP BP, इजीली याद हो जाएगा, L DP BP, क्लियर। तो इसके लिए N1 क्या है, 1 2 3 4 5। N2 मतलब एक्साइटेड स्टेट का लेवल, वो कितना होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन N1। N1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, N1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। 1 में है, लाइमन लाइन बनाने के लिए हमारे पास N1 क्या है, 1। और इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सो ऑन, कहीं से भी, ठीक है। N1 क्या है, 2, किस किस में, बाल्मर में। और इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कहीं भी ऊपर से, नीचे से नहीं, ऊपर से, क्लियर। इस शेल से अबव नंबर यहां पर होता है। इसी तरह अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 4 5 6 7 सो ऑन। अगर ये 4 है तो ये कितना होगा, 5 6 7 8 सो ऑन। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, 6 7 8 9 सो ऑन। तो मैंने यहां पर कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 6th लेवल में पहुंच गया। अगर वो 6th से 5th में आता है तो कौन सी लाइन बनेगी हमारे पास, पी फंड। अगर मान लेते हैं 5th में है, 5th से 1st में जंप मार गया सीधा, तो लाइन कौन सी बन जाएगी, लाइमन। अगर मान लेते हैं कि 4th में है, 4th से 3rd में आ गया, जहां पहुंचता है वो चेक करना है, तो कहां पहुंचा है, 3rd में, तो लाइन कौन सी बनेगी हमारे पास, पास्टर, N is 3, तो हमारे पास लाइन कौन सी बनेगी, पास्टर। तो बोहर ने एक्सप्लेन किया कि एक्साइटेड से जब वो बैक आता है कहां पहुंचता है, आपको उसके बेसिस के ऊपर पता चल जाएगा कि वो कौन सी लाइन फॉर्म करेगा। ऐसा बोहर मॉडल डिपेंड कर रहा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। उसने फोटोन क्वांटम की बात की, तो हम भी यही सपोज कर रहे हैं कि जब वो नीचे आ रहा है तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्वांटा को रिलीज कर रहा है, कितने क्वांटा रिलीज हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपके पास डिफरेंट लाइंस बनेगी। उसने हमारे पास एक फार्मूला भी दिया जिसके द्वारा हम इन लाइंस की फ्रीक्वेंसी मेंशन कर सकते हैं। वो हमारे पास फार्मूला क्या था, आई जस्ट रब दिस, लॉस ऑफ एनर्जी, उसको हम क्या लिखेंगे, चेंज इन एनर्जी विच इज डेल्टा ई। डेल्टा ई का फार्मूला क्या होता है, E2 माइनस E1, और ये किसके इक्वल होगी, H फ्रीक्वेंसी। आपको डिफरेंस इन एनर्जी पता चल गया तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो कि इस लाइन की फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। अगर हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या डाल देंगे, C/λ। तो इस तरह से हमारे पास दी हुई लाइन की फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ पता चल सकती है, क्लियर। तो इसने हमारे पास इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया। थर्ड इज he explained why there is so many lines are formed in hydrogen spectra। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा तो एक्सप्लेन किया कि लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, टीफंड क्यों बनी।
एज वेल एज इसने एक्सप्लेन किया कि व्हाई देयर इज सो मैनी लाइंस आर फॉर्म्ड in हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किस तरह से एक्सप्लेन किया? इस चार्ज ट्यूब हमने ली, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल किया, उसके बाद हमने हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली। अब उसके अंदर हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा? वन हाइड्रोजन बॉन्डेड विद अदर हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल होता है? नो, हाइड्रोजन गैस मीन्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में सबसे पहले क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल ब्रेकअप होकर क्या बनाएंगे? एटम। हर एक एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट, एक इलेक्ट्रॉन तो होता है, और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद नीचे आने का डिफरेंट मेथड यूज करता है। देयर इज सो मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही हम 10-15 पॉसिबिलिटीज सपोज कर रहे हैं कि वो इस तरह से वापिस आ सकता है। तो लेट यहाँ पर 20 मॉलिक्यूल हुए, 20 से हमारे पास 40 एटम फॉर्म हो गए। 40 एटम के बीच में 40 इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन लेट सपोज 10 पॉसिबिलिटीज भी प्रोसेस कर रहे हैं नीचे आने की, तो 40 into 10 400 लाइंस फॉर्म्ड हो गई। और आप सबको पता है कि हमारे पास गैस में 20 मॉलिक्यूल नहीं होते, अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी कारण हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है उसमें हम इसे लाइमन लाइन नहीं कहते, लाइमन सीरीज, अ बैंड ऑफ लाइंस। ये क्या होता है? बैंड ऑफ लाइंस होता है, लाइमन सीरीज कहते हैं। दिस इज वाल्मर सीरीज, अ नंबर ऑफ लाइंस। सिमिलरली पास्चर, ब्रैकेट, पीफन, a number of lines are formed in each band। और उसका रीजन क्या है वो हमारे पास बाय बोहर एक्सप्लेन किया गया कि देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स, सो मेनी एटम्स एंड ईच एटम possess one electron which has so many possibilities to come back. So there is formation of so many lines in the hydrogen spectrum. Clear? Next is fourth point. Fourth point is quite simple. उस केस में हमारे पास इसने मेथड दिया कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेफर कर सकते हैं। गिव अस फार्मूला, वो फार्मूला आपने याद करना है। एनर्जी यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों होती है उसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, तो नेगेटिव साइन तो जरूर पुट करना है। फार्मूला क्या है उसका? 2π² me4 अपॉन n² h²। ये इसमें फार्मूला h इसके हर एक फार्मूले में नॉर्मली है। रीजन क्या है कि ये प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। 2 कांस्टेंट नंबर, पाई 3.14 कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 कांस्टेंट, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इट्स वैल्यू इज 1.6 into 10⁻19 वो भी फिक्स हो गई। n वेरिएबल है, n क्या है? नंबर ऑफ शेल, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, सो ऑन। h प्लैंक्स कांस्टेंट विच वैल्यू इज 6.626 into 10⁻34। तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, उन वैल्यूज को आप पुट करो। पुट करने के बाद कैलकुलेट कर लो कि आपके पास एनर्जी कितनी आ गई सिवाय n² के, क्योंकि n वेरिएबल है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1311.8। सिंपली याद करना 13 बार 13 12 इस तरह से भी याद कर सकते हो। यूनिट क्या होता है इसका? किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। अगर पर एटम हमने रेफर करनी है तो कैसे करेंगे? किलो जूल को मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया,
पर मोल, मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल पर एटम। एज इज द रिक्वायरमेंट, वैसे नॉर्मली हम इसी वैल्यू को यूज करते हैं जब हमने यूज करनी हो। न्यूमेरिकल में आपके पास ये वैल्यू भी दी हो सकती है, तो ध्यान रखना ये पर एटम के लिए है, ये पर मोल के लिए होती है। अपॉन ऑब्वियस है, यहां पर रह गया हमारे पास क्या आएगा? n²। क्लियर? इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मेंशन कर सकते हो। इफ n1 हो, n1 मतलब इलेक्ट्रॉन पहली शेल में है, तो हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी? इतनी, नो डाउट। अगर n4 2 हुआ सेकेंड शेल में, तो हमारे पास क्या होगा? यहां पर हम रेफर कर रहे हैं n2 है 1311.8 अपॉन n² मतलब 2² दैट इज 4। माइनस में कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 3 11 2 31 7 3 8 दैट इज 9। ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी फॉर द सेकेंड शेल। अगर n3 हुआ तो ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 9, अगर n4 हुआ तो डिवाइडेड बाय 16। क्लियर? इस तरह से आप किसी भी शेल की वैल्यू ऑफ एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए किस शेल में है। एग्जाम में कुछ भी पुट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 7th शेल में है, बताओ उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 49, आपके पास एनर्जी आ जाएगी। तो ये फार्मूला हमारे पास बोहर के द्वारा दिया गया, जिसके द्वारा हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, वो न्यूक्लियस से कितनी दूर है, उसे कैलकुलेट करने का भी फार्मूला दिया। दैट इज वेरी सिंपल। वो फार्मूला हमारे पास क्या है? 5th पॉइंट, that is radius is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये याद रखना, इसकी वैल्यू किसमें होती है? एंगस्ट्रॉम। बोहर के मॉडल में एक बात जरूर याद रखनी है कि उसने जो एनर्जी का फार्मूला दिया, उसने जो रेडियस का फार्मूला दिया, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन, मीन्स विच हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन। या फिर ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस के ऊपर। हाइड्रोजन लाइक आयंस मीन्स लेट्स सपोज हम लिथियम की बात कर रही हैं, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम क्या मेंशन करना चाहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 1। तो अब जो हमने फार्मूला किया वो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, और वो भी कैसे अप्लाई होगा? E इज इक्वल टू -131.8 ओवर n² किलो जूल पर मोल। ये हमने फार्मूला किया था। अब इसमें क्या लगाना है? साथ में Z²। अगर हाइड्रोजन है तो बेटा Z मीन्स क्या है? एटॉमिक नंबर। तो Z आपके पास कितना हो गया? 1। ठीक है। अगर हम लिथियम की बात कर रहे हैं तो लिथियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3²। इसी तरह से बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। यहाँ पर 4² होगा, लेकिन आप बेरिलियम के लिए नहीं पुट कर रहे हैं फार्मूला एनर्जी का। किसके लिए पुट कर रहे हैं? बेरिलियम 3 पॉजिटिव, मतलब बेरिलियम पोसेस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। जो भी हमारे पास बाय बोहर रूल दिए गए हैं वो या तो हाइड्रोजन के लिए है या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए, लाइक हाइड्रोजन लाइक आयंस।